बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और रात को आप भी मेरी तरह उठ कर न्यूज़ देख रहे होंगे और अपडेट लेने की कोशिश कर रहे होंगे। जो कई हफ्तों से ईरान अमेरिका जंग है, इसमें एक अहम सिफारती पेशरफ सामने आई है जिसका सेहरा पाकिस्तान के सर गया है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, एक बार फिर उसने आलमी सफारतकारी में अपनी अहमियत मनवाई है। जहां एक जानिब दुनिया एक बड़ी जंग के दहाने पे खड़ी थी, वहीं पाकिस्तान की कहा जाए कि बर वक्त और मौसर कोशिशों ने हालात का रुख मोड़ दिया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ राबते बहाल किए बल्कि 2 हफ्तों की जंग बंदी का फ्रेमवर्क भी पेश किया, जिसे बिल आखिर दोनों फरीकैन ने कबूल कर लिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जी कहा कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जो दरख्वास्त है उस पर ईरान पर तबाहकुन बमबारी और हमले 2 हफ्तों के लिए मुअत्तर करने पे हम रजामंद हैं, जबकि जंग बंदी आबनाए हुर्मुज़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ पर रजामंदी से भी मशरूत है और ये जंग बंदी 2 तरफ़ा होगी। आप कहा कि हम पहले ही फौजी अहदाफ हासिल कर चुके हैं, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, लेकिन 2 हफ्ते का अरसा मुआहदे को एक हतमी शक्ल देने और इस पर अमल दरामद के लिए काफ़ी होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी कहा कि ईरान के साथ तवील मुद्दती जो मुआहदा है उसकी जानिब भी बढ़े, अमन मुआहदा जो मशरिक़ वस्ता में अमन का बाइस बनेगा। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो माजी के तकरीबन तमाम मुतनाज़े निकात पर जो इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। दूसरी जानिब ईरान ने इस सूरत हाल को अपनी कामयाबी करार देते हुए दावा किया है कि अमेरिका को उनके 10 नकाती मंसूबे की जो सामने झुकना पड़ा है, जिसमें पाबंदियों का खात्मा हो, आदम जारियत की ज़मानत हो, आबनाए हुर्मुज़ जैसे अहम स्ट्रैटेजिक रूट्स पर कंट्रोल के नकात भी शामिल हैं। आप दूसरी जानिब जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक के वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात के लिए मदऊ भी कर लिया है ताकि आर्जी जंगबंदी को मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जा सके। ये पेशरफ जी हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी समझी जा रही है और जो कि है भी, और आलमी सतह पे भी पाकिस्तान के किरदार को बड़ा सराहा जा रहा है। इस पे आज हमने तज्जिया लेने और डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। हम हमेशा डॉक्टर साहब से ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, वेलकम टू पाकिस्तान एंड वेलकम टू आवर शो। आपका बहुत शुक्रिया अरमला। थैंक यू वेरी मच। हकीकी मानों में इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एब्सोल्युटली। इसके साथ साथ हमारे साथ खालिद चिश्ती साहब भी हमें ज्वाइन करें। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। आई होप यू आर डूइंग वेल। जी थैंक यू वेरी मच अबला, और गुड मॉर्निंग और मुबारक सब कुछ। जी बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूंगी काज़मी साहब। ये जो भी हम डेवलपमेंट देख रहे हैं ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए सिफारती कामयाबी है और इसके लिए आई बिलीव कि हम सब मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं, क्योंकि जो सिनेरियो और जो क्रिटिकल सूरत हाल हम देख रहे थे उसको चाहे 2 हफ्तों के लिए पॉज पे लाया गया है, ये भी इटसेल्फ एक बहुत, क्योंकि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ट्वीट्स नहीं दे वो क्वाइट अलार्मिंग। ये बिल्कुल आपने सही कहा। ये पेशरफ्त जो है दर हकीकत ये पेशरफ्त है ना सिर्फ अमन के लिए बल्कि डेवलपमेंट के लिए, इस दुनिया को एक रास्ता वो देने के लिए जो खुशियों का रास्ता है, बिल्कुल जो हकीकी रास्ता है। आज की तारीख में मैं देख रहा था कि इस डेवलपमेंट के फौरी बाद दुनिया की मार्केट का रुझान क्या है। आपने देखा कि किस अंदाज से वो तमाम चीज़ें जो बहुत कहीं रुकी हुई थी या बहुत तेज़ी से नीचे जा रही थी वो अब ऊपर आना शुरू हुई है। तो ये अमन के सम्राट जो है बुनियादी तौर पे, और इसमें पाकिस्तान की सफारती कोशिशें जो हैं, इसकी अहमियत का अंदाज़ा अब शायद ज़्यादा लोगों को हुआ होगा। लोग ये समझते थे कि ये जंग जिस अंदाज से और उसमें वक्फों के साथ मुख्तलिफ हवालों से जो चीज़ें हो रही थी, दुनिया के लिए बहुत इससे एक अजीब किस्म का हेजान पैदा हो रहा था। पूरी दुनिया का अमन जो है ना, उसको लोग ये समझ रहे थे कि ये कहीं एक ख्वाब बनता जा रहा है। और इस रीजन के अंदर अगर खुदा न खास्ता अगर ये सूरत हाल पैदा मज़ीद देर के लिए, अगर चाहिए, ये भी अपनी जगह पे आपने जो प्रीएम्बल दिया, इट वाज वेरी पावरफुल प्रीएम्बल, कि आपने वो तमाम एस्पेक्ट्स जो बयान किए जिस पर बात हो सकती है। आपने कहा ये बज़ाहिर जी आर्जी है, लेकिन हकीकी मानों में ये जो पेशरफ्त होगी ये एक लास्टिंग पीस के लिए, इसलिए कि उसमें ईरान की उन शराइत से मुताल्लिक आपने गुफ्तगू उसका सारा, तो इसमें मेरे ख्याल के मुताबिक आने वाले वक्त में अगर उन तमाम चीज़ों पर गौर किया जाएगा
तो इस खित्ते के लिए खुशहाली के कई दरवाजे खुलेंगे। बिल्कुल। यहाँ पे आपको एक नई सूरत हाल, एक जो है ना, एक सही मानों में एक मिडल ईस्ट ऑर्डर जो है ना, उसकी एक बुनियाद रखी गई। बिल्कुल। और इसमें पाकिस्तान की कोशिशों को और अमेरिका की उस मामला फहमी को, इसलिए कि जो जिस ट्वीट का आपने हवाला दिया, गुज़श्ता रोज़ उनके जो बयानात थे, उससे पहले उन्होंने जो कुछ कहा, दुनिया ये समझ रही थी कि दुनिया बदलने के करीब। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बदली ज़रूर है, लेकिन एक अच्छे खूबसूरत सुबह की शक्ल में, कहीं एक खूबसूरत शाम की शक्ल में। तो ये मैं समझता हूँ कि पीस इज़ अ होप ऑफ ऑल एजेस। एब्सोल्युटली। दुनिया में कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट अगर अच्छी तलाश करनी है ना, तो वो खुशियों में है, वो अमन में है, वो खुशहाली में। एब्सोल्युटली। खालिद चिश्ती साहब, जो आपकी और मेरी पहले भी इस हवाले से बात हुई, आई रिमेंबर कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट्स हैं या उनके जो बयानात हैं, इस सारी सिफारती कोशिशों में जिसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर रहा है, उसको कहीं ना कहीं डेंजर में डालने की उन स्टेटमेंट्स ने कोशिश की है। और लास्ट जो ट्वीट थी या जो उनकी स्टेटमेंट थी, दैट वाज वेरी अलार्मिंग। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक भी एक क्रिएट हुआ रहा कि अब पता नहीं अगला स्टेप क्या होगा। अब फॉर्चुनेटली ये जो स्टेप लिया गया और जिसमें पाकिस्तान का एक रोल है, मैं चाहूँगी इस पे ज़रा आप हमारी जो ये जीत समझी जा रही है और जो है भी इटसेल्फ, इस पे आपका क्या तज्ज़िया? बहुत शुक्रिया अरमला, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब ये मुज़ाकरात शुरू हुए थे, मेरा तो उस वक्त मानना यही है कि पाकिस्तान का इस ट्रस्ट को गेन कर लेना इन मुल्कों के, जितनी इतनी डाइवर्जेंट जिनके ज़ाहिर ख्यालात थे, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, विक्ट्री की अपनी अपनी डेफिनेशन थी कि किसको वो विक्ट्री कहेंगे और किसको वो शिकस्त कहेंगे। इस सारे दौरानिए के दौरान पाकिस्तान का इतना रेलेवेंट होना, इतना अपनी आप को वैल्यू ऐड करवा लेना इनकी नज़रों में, ये बहुत बड़ा एक कामयाबी थी, मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप दोनों की। उसकी वजह यह है कि देखिए, एक तरफ एक सुपर पावर है बैक्ड बाय इजराइल, दूसरी तरफ ईरान है, जाहिर है ऑलमोस्ट स्टैंड अलोन एक मुल्क लड़ रहा था। डाइवर्जेंट इसलिए मैंने कहा कि उनकी वैल्यू अपनी अपनी थी और जस्टिफिकेशन अपनी अपनी थी। और सबसे बड़ी बात थी कि इसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप का पर्सनल एक अना भी शामिल हो गई थी कि मैं जीत कर दिखाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। फिर ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की पोजीशन ना सिर्फ सेंसिटिव थी, चैलेंजिंग थी, बल्कि इन अ वे एक काबिल फख्र भी थी कि हम पर एतबार किया गया, हमें इस समझा गया। एक क्योंकि 2 या 3 इस तरह की जब डाइवर्जेंट ख्यालात के साथ एक मुल्क की नुमाइंदगी करने का या होस्ट करने का एक मौका दिया जाता है, तो ये इटसेल्फ आपकी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस के अंदर एक ट्रस्ट, एक एडेड वैल्यू और एक एतबार की निशानी होता है बुनियाद। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान की बात मान ली गई। जाहिर है इस खित्ते के लिए भी बहुत ज़रूरी था अमन, और दुनिया की इकॉनमी आप देख रही हैं कहाँ, और सबसे ज़्यादा पिसने वाले हम जैसे डेवलपिंग या अंडर डेवलप या ऑब्वियसली ऐसे मुल्क थे जिनकी डिपेंडेंसी ऑयल पर बहुत ज़्यादा थी। तो ये बहुत खुशाइन बात है और हमें उम्मीद और दुआ करनी चाहिए कि परमानेंट सीज फायर हो जाए और ईरान की जो ग्रीवेंसेज हैं वो भी एड्रेस होने चाहिए, जिसमें वो कहता है कि अनप्रोवोक्ड हर 6 महीने बाद या साल बाद जिस तरह इस पर हमले होते आए हैं पिछले ट्रेडिशनली, तो वो भी ख़त्म होने चाहिए। और जिस मकसद के लिए उन्होंने इतनी सेक्रीफाइस ईरान लोगों को दी है, उनको भी एड्रेस होना चाहिए। बिल्कुल। खालिद चिश्ती साहब, मेरा एक और सवाल मैं चाहूँगी आप इसको क्विकली भी एड्रेस करें, बिकॉज आई बिलीव कि ये जो ईरान का मामला है, अब जाहिर है अमेरिका ने जिस तरीके से ऑल आउट जाकर इस चीज़ को किया, और हम कल डिस्कशन भी कर रहे थे कि एक पायलट को बचाने के लिए अगर 200 फौजी आपने मैदान में उतार दिए हैं, तो ये भी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा कह ले मजाक ही है, क्योंकि अगर कोई अक्लमंद या सेंसिबल चीज़ हो तो उसको इतने फ़ख्र से आकर बताया भी ना जाए। ये जो डिलूजनल अप्रोच रही है प्रेसिडेंट ट्रंप की सारे मामले में, इसमें विद इन द अमेरिका, तो मैं काज़मी साहब से पूछूंगी क्या सेंटिमेंट है, मैं चाहूँगी इंटरनेशनली, बिकॉज एक सुपर पावर जिसको हम कंसिडर करते हैं, उनकी ये मिलिट्री अप्रोच होना या इटसेल्फ इस तरह की स्टेटमेंट्स देना, ये भी एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है कि आइंदा आने वाले दिनों में, सालों में या महीनों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो सकती है किसी भी लेवल पे। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेरिएशन की और बड़ी ही बाज़ दफ़ा तो इतनी ज़्यादा सीरियस बात भी नहीं लगती थी, क्योंकि आपने देखा कि 28 फरवरी को जंग शुरू हुई, पहली मार्च को उन्होंने कहा कि मैं जंग 4 हफ्ते में ख़त्म करूंगा। 2 मार्च को वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने कहा 6 हफ्ते चल सकती है और शायद इससे भी लंबी, इसके लिए हम तैयार हैं। फिर उन्होंने 19 मार्च को कहा कि मैं चाहूँ तो 2 सेकंड में जंग बंद करा सकता हूँ।
फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, तो उन्होंने 23 मार्च को कहा कि अब मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ना खुलवाया, ईरान ने ना खोला 48 घंटे में, शदीद बमबारी करूंगा। फिर अगले ही दिन कहा कि हमारे बड़े अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो आई थिंक उनकी जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है, जिसको मैं कहता होता हूँ अक्सर कि उनकी जो अनसर्टेनिटी है वही सर्टेनिटी है, और वो अनसर्टेनिटी को एज अ टूल ऑफ स्ट्रैटेजी या बार्गेन के तौर पे यूज करते हैं। और ये कल भी रात को मैं कुछ चैनल्स पर था, तो मुझसे पूछा गया कहता कि आज रात बमबारी शुरू हो जाएगी। तो मैंने कहा जी मैं प्रेडिक्शन तो नहीं करता, मेरा तज्जिया ये है कि शायद सीज फायर हो जाए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इतनी ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ईरान को बताए हैं ताकि वो सीज फायर पर राजी हो जाए। तो मैंने कहा ये ऑपोजिट वर्क भी कर सकती है कि नेगोशिएशन के अंदर इस तरह की पोस्चरिंग, अशोर्ड डिस्ट्रक्शन के बयानात का मतलब यही होता है कि दूसरी पार्टी को या जो आपके मुखालिफ फरीक है उसको ये कन्विक्शन दे दी जाए या बिलीव दे दिया जाए कि तबाही जो शिकस्त है वो आपका मुकद्दर बन चुकी है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज करने पर तैयार हो जाओ। तो मेरा ख्याल ये कल भी यही था कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप जो कह रहे हैं कि ये तहजीब को खत्म कर दूंगा, तो ये एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर भी इस्तेमाल हो रही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ कि सीज फायर हुआ है, और ये परमानेंट हो जाए तो जाहिर है इस खित्ते के और दुनिया के लोग बेहतर ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। बिल्कुल, यू आर सो राइट काज़मी साहब। ये जो भी खालिद चिश्ती साहब बात करें बड़ी इंपॉर्टेंट भी इटसेल्फ है कि जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी रही है, जो अनसर्टिनिटी रही है इन स्टेटमेंट से लेकर जो रियलिटी है उसमें जो तजाद है वो दुनिया ने देखा है। क्योंकि जो ऐसी स्टेटमेंट्स के मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बनने के हवाले से कहा गया, ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल एक स्टेटमेंट है जो कि आप कहीं भी इतने बड़े फोरम पे इतना बड़ा सुपर पावर का प्रेसिडेंट आके नहीं कह सकता। विद इन द अमेरिका क्या सेंटिमेंट था इस सारी सूरत हाल में? अगर आप देखें तो इसमें आपको उनके बयानात के अंदर और जिस तरीके से उन्होंने अपनी कौम को एक नैरेटिव बना के लोगों को एतमाद में लेने की कोशिश की अपने तौर पे, वो एतमाद वो हासिल नहीं कर पाए थे। बिल्कुल, इसलिए कि दुनिया बहुत रिएक्टिव थी उनके बयानात पे। तमाम तर चीज़ों के बावजूद उन्होंने जो लोगों के सामने रखा वो ये देख रहे थे, इस जंग का नक्शा जो है वो बदलता हुआ देख रहे थे। उसके उनके नज़दीक ये था कि इसमें सूरत हाल वो नहीं होगी जैसे अमेरिका चाहता है, बिल्कुल, बल्कि सूरत हाल जो है, जो मारूजी हालात जो हैं इस खत्ते के, उसके मुताबिक बदलती हुई नज़र आ रही थी। उसमें मौजूदा पेशरफ्त जो है वो उसी का आउटकम है बुनियादी तौर पे, इसलिए कि उन्होंने तहजीबों में क्लैश की बात भी की। आपने देखा कि ये तहजीब, ईरान की तहजीब जो ख़त्म हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तहजीबों की ज़िंदगी जो है वो इंसानों की ज़िंदगी से ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। उस तहजीब में न सिर्फ ये है कि कौमें ज़िंदा होती हैं, बल्कि दुनिया का एक माहौल जो है वो ज़िंदा होता है। Absolutely. तो इसलिए अमेरिका के सदर की जानिब से वो तमाम तर बयानात आप देखिए, 48 घंटे का उन्होंने शुरू में कहा, तकरीबन 48 दिन तक मामला पहुंच गया। बिल्कुल, लेकिन इसमें कहीं मैं समझता हूँ कि उनको, चलिए ये तमाम तक चीज़ें जो होती हैं ये जंगों में होती हैं, बयानात इसी तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा थे जिसका लोगों ने महसूस किया। 48 घंटों से 48 दिन तक उन तमाम बयानियों को देखिए, एक नैरेटिव जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं था। वो लोगों के अंदर इस तरह की एक सूरत हाल को रखना चाहते थे कि जिससे अमेरिका को इतनी बर्तरी वाला एक मुल्क, लेकिन बर्तरी आज के ज़माने में जो है वो ज़रूरी नहीं कि जंगों के ज़रिए हासिल हो। हमेशा बर्तरी जो हासिल होती है वो अमन के ज़रिए हासिल होती है, खुशहाली के ज़रिए, और ख़ासतौर पर डायलॉग के ज़रिए। पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ये था, इसमें पाकिस्तान की अहमियत को लोग अब समझना ज़्यादा आसान हो गया उनके लिए। एक तो यह है कि हमारी हमसायगी, हम उनके कल्चर से वाकिफ़ हैं, उनके सियासी मामलात से वाकिफ़ हैं, इनकलाब से लेके, ईरानी इनकलाब से लेके अब तक के मामलात से वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के साथ भी उनके जो है वो ताल्लुकात जो है वो हमेशा इसी तरह रहे हैं जैसे अमेरिका के साथ। लेकिन एक बात जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है कि पाकिस्तान न सिर्फ अमेरिका को समझता है, बिल्कुल, उसमें उन्होंने वार ऑन टेरर की मुनासिबत से भी उनको अंदाज़ा कि अमेरिका का मिजाज क्या है, सियासी मिजाज क्या है, अस्करी मिजाज क्या है, इनके आने जाने के तरीके क्या हैं, वो भी आपने देखे। ईरान के साथ ये है कि ईरान ने एक लंबा अरसा जो है जंग में एंगेज रहा है, उनके मिजाज से भी वाकिफ़ है और कौम की पेशेंस से भी वाकिफ़ है। और इतने बड़े नुकसानात के बावजूद आप देखिए कि ईरानी क़यादत कहीं होपफुल थी मुज़ाकरात के ज़रिए। अब वो थोड़ा सा अपने तौर पे ये समझ रहे थे कि जंग मुसल्लत की जा रही है, लिहाजा वो उस चीज़ को, लेकिन पाकिस्तान का रोल जो है उनको इस सूरत में एक साथ रखे हुए था कि ये जंग जो है वो हतमी नतीजा उसका जो है। और उसके अलावा ये है कि हर जंग के बाद क्या होता है, एक सुलह की दस्तावेज लिखी जाती है। बिल्कुल, एक हमेशा मुज़ाकरात की एक टेबल होती है। ये 28 फरवरी को जो उठ गए थे अब दोबारा बैठेंगे,
जिसमें अमेरिकी नायब सदर भी होंगे, ईरान की जानिब से एक आला क़यादत का एक सिलसिला है। तो ये इस्लामाबाद जो है, मैं समझता हूँ कि इट्स वेरी फॉर्चुनेट प्लेस। बिल्कुल, ये कैपिटल जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि दुनिया के खूबसूरतीन कैपिटल्स में, बल्कि ये उस खूबसूरती को सही मानों में लोगों के सामने बयान करेगा। खूबसूरती इंसानों की ज़िंदगी की होती है, बिल्कुल इंसानी बका की होती है। एब्सोल्युटली। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये आपकी तमाम तर बातें जो हैं आज की तारीख में मेरे ख्याल में तारीख बनते हुए भी नज़र आ रही हैं। बिल्कुल सही। और ये 15 दिन के अंदर जो कुछ भी होगा वो आने वाले इंसानों के लिए और मौजूदा इंसानों के लिए सबसे बड़ी खुशहाली की ज़मानत, खुशहाली की बात भी होगी और ये एक जो कह लें पाथवे भी सेट करेगा। जैसे अभी काज़मी साहब बात करें, चिश्ती साहब मैं आपसे भी ये सवाल करूंगी कि अब इस्लामाबाद के अंदर चूँकि हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रोल अदा होगा, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये इस हवाले से कहा भी है। कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो आर्जी चीज़ एक हुई है, जिसमें आपने ख़ुद भी मेंशन किया कि ईरान के नकात को भी एड्रेस किया जाए और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साइड से हो, और पाकिस्तान एज अ मीडिएटर अगर किरदार अदा कर रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के लिए किया जाए। उसके लिए हमारी एफर्ट्स और किस तरीके या किस डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए? देखिए अगला नेगोशिएशन जब भी इस तरह की होती है, ऑब्वियसली आप इसमें देखा आपने कि कोई क्लियर कट डिफीट नहीं हुई, किसी मुल्क ने हथियार डालने का ऐलान नहीं किया। जो अमेरिका समझ रहा था कि मैं चंद दिनों में, शायद मेरा ख्याल ये था कि अमेरिका को ये जोन था कि वो चंद दिनों में ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा, या तो वो रजीम चेंज हो जाएगी या जाहिर है वो उनकी मर्जी की कॉम्प्रोमाइज़ करने पर ईरान मजबूर हो जाएगा। और जिस दिन ये जंग अनफोल्ड हुई थी, मैंने उसी दिन कहा था जब उन्होंने 49 लीडरों को शहीद किया गया, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया था कि ईरान के लोग टेक ओवर कर लें हुकूमत। मैंने उस दिन कहा था कि ये नॉन स्टार्टर जंग है, ये अमेरिका को कामयाबी नहीं होगी। इसलिए नहीं कि मैं कोई प्रेडिक्शन करता हूं, बट मेरा तजिया ये था कि ना आप पहले दिन लीडर्स को निशाना बनाते हैं और इतने लोगों को, 49 लोगों को शहीद करते हैं। नंबर 2, अपनी विनिंग रेसिपी या फॉर्मूलेशन के अंदर आप कभी भी जिन लोगों पर आपने बाद में आने वाले वक्तों में आपने देखा कि ऑलमोस्ट 38-40 दिन तक बमबारी होती रही, उनको नहीं कहते कि मुझे जिता दो और तुम टेक ओवर कर लो ताकि मैं जीत जाऊं। ऐसी बात ये होती ही नहीं है। ये एक और नॉन स्टार्टर था। फिर लोग यूनाइटेड हो गए, फिर आपने देखा कि उनकी विक्ट्री पोल्स चेंज होते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप के, कभी वो किसी चीज को विक्ट्री कहते थे, कभी किसी को विक्ट्री कहते थे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब 38 दिनों में जितने दिन जंग हुई, ये तमाम का तमाम कम बैक ईरान का करना ही एक वजह बना है, नंबर 1। इसीलिए अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एक जो सबसे लेजिटिमेट मैं उनकी जस्टिफाइड समझता हूं जो दलील कह रहे हैं या डिमांड कह लें जो ईरान की है, वो ये कहते हैं कि हमें एश्योर्ड वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि आप फिर नहीं चढ़ दौड़ेंगे या हमला नहीं करेंगे। 2024 में किया, फिर पिछले साल किया उन्होंने दोबारा। फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, अंग्रेजी का लफ्ज ये किया कि मैंने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को ऑर्बिट्रेट कर दिया है। जो अंग्रेजी में तर्जुमा मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा था, इसका मतलब है निशान मिटा दिया है, सफाई हस्ती से खत्म कर दिया न्यूक्लियर प्लांट। अगर वो कर दिया था तो फिर 7 महीने बाद आप दोबारा क्यों आए थे? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस ईरान का बनता है। तो अगर ये हुआ तो पायदार अमन और ऑब्वियसली खत्ते के लिए, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये अब एक बड़ा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये रोज रोज ऐसे मौके आते नहीं है, और इतनी तबाही अमेरिका भी रोज नहीं ऑब्वियसली बचा सकेगा, और ईरान के लोग भी शायद बर्दाश्त ना कर सके आने वाले वक्त में इस तरह। बिल्कुल ठीक है, आप दोनों मेहमान हमारे साथ ही रहिएगा। मुझे एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं और हम जो डिस्कशन कर रहे थे ईरान अमेरिका के हवाले से, और इसमें जो टेम्प्रेरी एक सीज़ फायर 2 वीक्स के लिए हुआ है, और इस पेशरफ्त के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से के हवाले से हम बात तो कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो खलीजी ममालिक में ओवरऑल सूरत हाल है, जारी जो तेल का बहरान है, उसकी वजह से पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है, जिसके पेश नज़र जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने की हिदायत पर वफाकी हुकूमत ने जी मुल्क भर में जो दुकानें हैं कफ़ायत शौरी के हवाले से और ईंधन बचाओ इकदाम के तौर के ऊपर जो दुकानें हैं, बाज़ार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, वो रात 8 बजे बंद करने के हवाले से कहा है, जबकि रेस्टोरेंट्स और दीगर चीज़ें 10 बजे तक खुली रह सकती हैं, और फार्मेसीज़ और
ये सारे मामलात को इससे इस्तिस्ना दे दिया गया है। लेकिन अब ये जो अखराजात कम करने के हवाले से कोशिशें किस हद तक मौसर साबित होंगी और ये इक़दाम जो हैं सूबे के ओवरऑल अखराजात या बचत के लिए किस तरीके से होगा, इस पर भी हम तज्ज़िया लेंगे। डॉक्टर खालिद वलीद हमारे साथ मौजूद है, हमारे मईशत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का भी। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊँ, चूँकि डॉक्टर जुल्फ़िकार काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है, मैं एक कॉमेंट लेबनान के हवाले से भी लेना चाहती हूँ, बिकॉज ये एक बड़ा सेंसिटिव मामला है कि जहाँ पर डॉक्टर साहब हम बात कर रहे हैं टेम्परेरी सीज़ फायर की और साथ साथ हम इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिस्कस कर रहे हैं, बट लेबनान एक ऐसा मामला है जिस पे ईरान इज़ वेरी सेंसिटिव एंड फ्रेजाइल अबाउट, सो आई रियली वांट टू एड्रेस दैट एज वेल। इट्स टू इम्पोर्टेंट। या सबसे बड़ी बात है इस तमाम प्रोसेस में अगर आप देखिए, यानी अगर अमेरिका के ये स्ट्राइक्स जो हैं वहाँ पे होती रही ईरान के, लेकिन वो ये होता तो ओकेजनली, आज हुई कल नहीं हुई इस तरह से, लेकिन इसराइल जो है वो मुसलसल स्ट्राइक्स के अमल से गुजरता है वहाँ पे, और इतनी बड़ी डिस्प्लेसमेंट। और असल देखें आप उस रीजन के अंदर जो सबसे बड़ा मसला जो है ना, और जो ईरान के नज़दीक बहुत प्रायोरिटी है उसकी, वो है फ़लस्तीन का। बिल्कुल, क्योंकि लेबनान के लोग जो हैं वो आप वेस्ट बैंक लीजिए, आप गोलान हाइट्स से मुताल्लिक लीजिए, ये तमाम तर रस्ते वो हैं जो कहीं इसराइल के लिए और उस खित्ते के लिए अमन की शरह को खोल सकते हैं। लेकिन यह कि ये एक ऐसा मसला है जिसको इस मेरे ख्याल में डायलॉग के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत मिलेगी, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, इसलिए कि ये एक बोन ऑफ कंटेंशन भी है ईरान इसराइल के माबैन जो है। तो इस मसले को तो हल करने की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि हमारे वज़ीर आज़म जो है वो इस बात पे, चूँकि वो ये चाहते हैं कि ईरान को कहीं ना कहीं उस तरीके से रिलीफ मिले और जंग की सूरत हाल इस अंदाज से बदले कि ईरान के अंदर वाकई एक अमन की सूरत हाल है। इसी तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो है, उनका पैशन जो है, देखिए एक फ़ौजी वर्दी में रहते हुए अमन के लिए, लोगों के लिए खिदमात को अंजाम देना एक बहुत मुश्किल बात है। और अमेरिका जो है इस बात से बड़ा इम्प्रेस भी नज़र आता है। लेकिन लेबनान की बात, लेबनान में जो जितने भी इस वक्त की जो सूरत हाल है उसको वक्ती तौर पे इसमें कोई जिक्र नज़र नहीं आता। लेकिन पीस एकॉर्ड अगर होगा और ये 15 दिन की ये मुद्दत जो है जिसमें तमाम प्लानिंग और उसके बाद जो एक परमानेंट एग्रीमेंट सामने आ सकता है, उसमें अगर लेबनान को उस तरीके से डिस्कस न किया गया तो वो एक मसला हर सूरत में रहेगा। तो लेबनान का मसला जो है वो चूँकि अपनी लीडरशिप के बारे में, लेबनान जो है वो एक मॉडल मुल्क भी है। आप देखिए एक क्रिश्चियन मुस्लिम सोसाइटी जिसके अंदर तमाम तर इख्तियारात, इक़्तिदार और दूसरी चीज़ें जो हैं लोग उस तरीके से करते हैं कि वो दोनों मिल के जो है। अब इसराइल का मसला एक नज़रियाती मसला भी है। वो ये चाहता है कि ये मुसलमान और मसीही लोग जो हैं उनको एक तरफ रख के तो वो अपनी सुपरमेसी जो है वो कायम करें। ये बड़ी बारीक लाइन है उस खित्ते के अमन के लिए। तो इसलिए लेबनान का पीस जो है दर हकीकत एक लास्टिंग पीस बन सकता है इस रीजन के लिए भी, और मुसलमान भी जो किसी हद तक मुतमईन हो सकते हैं। अमेरिका को भी कहीं रिलीफ मिल सकता है, और वो उस सूरत हाल से कि जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इसराइल जो है वो अमेरिका के बहुत करीब, क्या बल्कि इस जंग का आथर के तौर पे उसी को कहा जाता है, नेतन्याहू को, कि ही इज़ द आथर ऑफ दिस वार। और इस वार के आथर को नज़रअंदाज करना, बिल्कुल उस इम्कानी मुआहदे को नज़रअंदाज करना होगा जो होने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर खालिद वलीद, आप बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये जो हम लेटेस्ट डेवलपमेंट देख रहे हैं डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है एक होप तो है, लेकिन उससे पहले जो हमने पाकिस्तान के लिए जो चैलेंजेस रहे सारे मामला में, और जिसमें हम तेल की सप्लाई के हवाले से जो खलीजी ममालिक में रही और पाकिस्तान का उस पर जो डायरेक्टली इम्पैक्ट आया, हमने फ्यूल प्राइसेस में हाइक देखा, दीगर अब जो महंगाई का मामला है वो है। लेकिन अब ये जो सारा बचत के लिए हमने स्ट्रैटेजी अपनाई है, मैं चाहूँगी ज़रा आप हमें इसके हवाले से एलेबोरेट भी करें कि ये कितनी इम्पैक्टफुल हो सकती हैं, ये इसके असरात क्या लॉन्ग टर्म होंगे और हमें किस तरह से स्ट्रैटेजाइज करना है इन तमाम चीज़ों को। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जब भी जंग होती है उसका जो वॉलेटिलिटी है वो इकोनॉमिक मैदान में जो है वो ज़रूर जो है वो महसूस होती है। पाकिस्तान भी उस चीज़ को महसूस कर रहा है। अभी प्रॉब्लम यह है कि 2 हफ्ते का सीज़ फायर होता है, उसके बाद फिर से कोई एक ऐसा वाक़या हो जाता है, उसकी वजह से पेट्रोल की जो ग्लोबल प्राइसेस हैं, ऑयल प्राइसेस हैं, वो वॉलेटिलिटी का शिकार है। मार्केट में अनएक्सपेक्टेड जो प्राइस का जो ऊपर नीचे जाना है वो मईशत के लिए अच्छा नहीं होता।
पाकिस्तान भी अगर ये लॉन्ग टर्म में चलती है और इसी तरह से 100 एंड 120 आपका जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है वो वेरी करती रहती है, तो पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज उनको शायद इस एक्सटर्नल शॉक से बाहर निकलने के लिए काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर एक्सटर्नल असिस्टेंस जो है वो दरकार होगी। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर एट वर्ज ऑफ क्राइसिस है, पाकिस्तान का फूड सिक्योरिटी भी वर्ज ऑफ क्राइसिस है। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो अप्रैल और मई का महीना है ये आपकी गंदम की कटाई का महीना है, सिर्फ पेट्रोल प्राइसेस इंपैक्ट नहीं करेंगी, ज़्यादा इंपैक्ट डीजल की प्राइस से आएगा, और डीजल की प्राइस पेट्रोल की प्राइस से ज़्यादा है। हमने अभी तक ये देखा है कि कंटिन्यूस सप्लाई मिल रही है पेट्रोल की भी डीजल की भी, लेकिन चूंकि प्राइस ज़्यादा है तो पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी गंदम की कटाई होने जा रही है। उसकी वजह से आटे की प्राइस बढ़ जाएंगी, आपकी फूड इन्फ्लेशन हो जाएगी, और फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। जब गंदम लगाई गई थी वो पिछले साल के रेट पे लगाई गई थी, और अब चूंकि रेट डबल हो गया है तो उसकी वजह से फार्मर की इनपुट कॉस्ट बढ़ने से एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे जो है वो बड़ा टॉल आएगा, और फूड इनसिक्योरिटी का मसला जो है वो हो जाएगा। फिर इसको अगर आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में ले जाएं, आपकी जितनी भी मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज हैं ये फूड सिक्योरिटी के मामले में वल्नरेबल हैं, एक्सपोर्ट करते हैं फूड। तो ये भी देखना होगा कि अगर 2 से 3 महीने तक ये कॉन्फ्लिक्ट आगे जाता है तो वहां पे क्या सिचुएशन होगी। उस फूड इनसिक्योरिटी को निपटने के लिए पाकिस्तान जैसे मुल्कों पे प्रेशर भी आएगा कि वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करें फूड को, और हमें शायद वो इंसेंटिवाइज भी लगेगा, तो मुल्क में शायद किल्लत ना हो जाए, उस चीज़ को भी जहन में रखना होगा। लेकिन जो वोलेटिलिटी है, जो आपकी अनसर्टेनिटी है इस जंग की वजह से, कि आप 2 दिन 3 दिन प्राइसेस नीचे आती हैं, फिर अगले 4-5 दिन वो ऊपर चली जाती हैं, वो फिर इंस्टिल होती हैं आपकी स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस में। ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसा मुल्क जो टेक ऑफ की स्टेज पे है, काफ़ी अरसे बाद हमने देखा था कि मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही थी, आपका माइंस एंड मिनरल एनर्जी सेक्टर वो फ्लरिश कर रहे थे, लेकिन अब इस ऑयल शॉक की वजह से सारे का सारा जो कॉन्फिडेंस है मार्केट का वो इरोड हुआ है। लेकिन जैसे जैसे हालात कुछ बेहतर होते जाएंगे, इसमें जो है तारीफ भी बनती है कि जो डिप्लोमेटिक काविशें हैं वो शायद जियो स्ट्रेटजी से हट के जियो इकोनॉमिक फोकस को भी सामने रख के चीज़ें कर रही हैं, तो वो प्रेशर भी एग्जिस्ट करता है। जैसे जैसे हालात थोड़े ठीक होते जाएंगे, प्राइसेस नीचे आएंगी, आपका जो ऑयल शॉक है वो तो कम हो जाएगा, लेकिन उसकी वजह से जो नेगेटिव स्पिल ओवर दीगर सेक्टर्स पे आया वो शायद कुछ अरसे तक लिंगर ऑन करेगा। उसको ठीक करने के लिए मेरे ख्याल से हुकूमतों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का, कि किसी तरीके से कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई जाए। जिस तरह से आपने कल भी देखा कि ऐलान हुआ कि 8 बजे मार्केट्स बंद कर दें, तो अगर थोड़े से नंबर्स दे दूं आपको, तो जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है उसका कोई 10% जो है वो कमर्शियल सेक्टर कंज्यूम करता है। अगर हम शाम के औकात में जल्दी कमर्शियल सेक्टर को बंद कर लेते हैं तो वो 10% जो है वो रेजिडेंशियल सेक्टर की जो पीक डिमांड आती है आगे अप्रैल मई जून जुलाई में आना शुरू हो जाएगी समर की वजह से, उसको मैनेज किया जा सकता है। उसके मैनेज होने से आपकी जो RLNG का ना आना होगा, अभी मुल्क में चूंकि बिजली तकरीबन 15% RLNG से बनती है और वो गर्मियों में ज़्यादा RLNG प्लांट यूज़ करते हैं, तो आप उस चीज़ को बचा सकते हैं और उसकी वजह से आपको ना तो लोड शेडिंग का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक कंजर्वेशन स्ट्रेटजी अगर बनती है मुल्क में तो शायद वो फ़ायदे के लिए, मईशत के फ़ायदे के लिए हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा इस हवाले से, और अभी आपने मेंशन भी किया कि अभी जो हमारी स्ट्रैटेजी है, अगर तो ये सारा मामला किसी एक साइट पे जाता है, इसमें जो भी डेवलपमेंट होती है, जो इम्पैक्ट आ चुका है वो तो आ चुका है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमने देखा है जब प्राइसेस में एक स्पाइक आता है तो उसके बाद उसका रिवर्स होना इटसेल्फ एक बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल बन जाती है। और वो बहुत मुश्किल होता है कि अगर पेट्रोल महंगा हुआ है या पेट्रोल रिलेटेड जो चीज़ें महंगी हुई हैं, ओवरऑल एक इकॉनमी पे इम्पैक्ट आया है, वो रिवर्स नहीं होता और फिर आपको उसी तरीके से आवाम के ऊपर एक बर्डन बढ़ता चला जाता है और फिर एक नया केओस होता है तो उस पर फिर बर्डन आता है। तो ये जो रिवर्सल या इसमें कमी बेशी करने के मामले पे जो स्टेट का किरदार है वो कितना इंपॉर्टेंस का हामिल होगा आइंदा आने वाले दिनों में? देखिए, स्टेट का किरदार मार्केट सिग्नल्स देने में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमने पिछली जो एग्जांपल देखी कि आपने पेट्रोल और डीजल की प्राइस एकदम से बढ़ाई और फिर अगले ही दिन आपने कुछ कम कर दी, लेकिन जो मार्केट का इम्पैक्ट था वो डिफाइन हुआ जो पहले प्राइस बढ़ी। आपने ट्रांसपोर्टेशन साइड पे किराए बढ़ गए,
उसकी वजह से आपकी सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। तो हुकूमत को थोड़ा फोर्सफुली इस चीज़ को एक साइड पे तो होर्डिंग वगैरह को चेक किया जा रहा है और बड़ा स्ट्रिक्टली चेक किया जा रहा है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होर्डिंग ना हो, लेकिन साथ में मेरे ख्याल से जो मार्केट कमेटीज का मैकेनिज्म है उसको स्ट्रांग करते हुए हुकूमत को ये भी देखना होगा कि किस तरह से जो प्राइस का जो ट्रिकल डाउन मैकेनिज्म है उसको किस तरीके से जो है वो यूज करते हुए आप वापस ला सकते हैं प्राइसेस को, खास तौर पे उस सूरत हाल में जब आपकी प्राइसेस जो है वो इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो जब तक आप ग्रास रूट लेवल पे इस चीज़ को चेक नहीं करेंगे तब तक आप जो है वो इस चीज़ को क्लियरली और फोर्सफुली नहीं देख सकेंगे। अगर आप अपने सेंसिटिव जो आपका प्राइस इंडेक्स है, वीकली प्राइस इंडेक्स, उसको देखें तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ों की प्राइसेस बढ़ गई हैं और सभी रीजन्स में बढ़ गई हैं और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड हैं। खास तौर पे आपकी जो हाउस होल्ड फ्यूल है, एलपीजी को अगर देखें, हुकूमत ने जो प्राइस सेट की हुई है उससे कहीं ज़्यादा प्राइस पे जो है वो सिलेंडर्स जो है वो मिल रहे हैं, खास तौर पे रूरल इकोनॉमी में। तो इस चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। एक साइड पे अगर आप एक्सटर्नल डिप्लोमेसी कर रहे हैं तो थोड़ी सी इंटरनल डिप्लोमेसी अपने जो मैन्युफैक्चरर्स सप्लायर्स हैं उनके साथ भी होनी चाहिए, ताकि आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो सपोर्ट कर रहा होगा और इन टर्न जो आपका रेजिडेंशियल सेक्टर है, लोग जो है वो आपके इंडस्ट्री को, कमर्शियल सेक्टर को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह से अगर हुकूमत मिल के प्लानिंग करती है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट का किरदार ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि सब्सिडीज वगैरह फेडरेशन से, फेडरल लेवल से डिसाइड होती हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन, कंजर्वेशन मेजर्स जो हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोविंसेस के पास है। तो जब तक वो मिलके नहीं करेंगे आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड डॉक्टर साहब, अब मैं चाहूँगी हमारे प्लेटफॉर्म से ज़ाहिर है ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी है और जैसे डॉक्टर खालिद वलीद ने भी इकॉनमी पर्सपेक्टिव से हमें बताया है, ग्लोबली ये ऑन एंड ऑफ हमने एक्सपीरियंस किया है कि रिसेंट टाइम्स में बहुत सारा ऐसा कयास देखने को मिल रहा है। जो अमन है वो, जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में भी रखा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच होना और अच्छी की उम्मीद रखना, ये भी एक बड़ी चीज़ है। मैं पब्लिक पर्सपेक्टिव से चाहूँगी इन द एंड आप कुछ ऐड करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस चीज़ को पेश नज़र रखना चाहिए। इन चीज़ों की मिसाल के तौर पे हालत जंग की एक अपनी प्रोडक्ट्स होती है, अमन की अपनी प्रोडक्ट्स हैं। ये तमाम तर चीज़ों के दरमियान एक इम्तियाज़ करने की भी ज़रूरत है। अब देखिए कि जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था, ख्याल ये था कि मैं भी, चूँकि एक अरसे तक ईरान से मुताल्लिक जो एक मंजरनामा लोगों ने बनते हुए भी देखा और अमेरिकी रियासत ने जिस अंदाज से उसको पोर्ट्रेट किया था, तो उसके नतीजे में मुमकिन है कि अमेरिकी लोग जो हैं इस चीज़ को कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इसी बुनियाद पे हुई कि अमेरिका अब मजीद जंगों की जानिब ना जाए और जंगों में अपने फौजियों को ना भेजे और अपनी आवाम को ना भेजे। एक ये था, और दूसरा उन्होंने ये भी महसूस कर लिया कि खलीजी रियासतों के अंदर जो उनके मफादात हैं, वो जब उनसे मुतालिक जब भी ईरान के अटैक्स होते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है, तो उसके इल्ज़ामात जो फौरी तौर पे क्या होता है, अमेरिकी आवाम पे, अमेरिकी लोगों पे, अमेरिकी रियासत पे। तो इससे बचने के लिए भी पब्लिकली मेरे ख्याल में ये एक ऐसी अप्रोच है कि जिसको सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन सेलिब्रेशन का असल मोमेंट वो आएगा कि जब इसमें वो तमाम शराइत को, जिन शराइत का आपने शुरू में जिक्र किया कि 10 शराइत जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसमें कुछ ऐसी भी हैं कि जिसमें मुमकिन है कि बहुत सी रुकावटें भी हों। बिल्कुल ठीक। ऐसी हर्डल्स हैं कि जो अमेरिका एक अरसा दराज से जिन पे मानने के लिए तैयार नहीं, बिल्कुल सही। ईरान उस पर मुसर था कि नहीं, हम ये इन चीज़ों के बगैर नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तो ये पब्लिक ओपिनियन जो है मेरे ख्याल में ये साथ साथ मुझे शेप होती हुई नजर आ रही है। आपने एक और चीज़ देखी, बस क्विकली, मेरे पास वक्त कम है, आप ऐड कर दें प्लीज़। हाँ जी जी, एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि गुज़श्ता रोज़ जो है उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लोगों ने देखा कि इस जंग में जो है ईरान के लोग जो है इसको कैसे देखते हैं। यानी 1,20,00,000 अफराद ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। वो किस हवाले से था कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये सूरत हाल ना हो। बिल्कुल ठीक। और इसी तरह अमेरिका के अंदर भी तो अवाम की एक हैसियत जो बड़ी अहम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आर्टिस्ट से करवाने वाले हैं जो लाहौर की पुरानी इमारतें हों, घरों हों और उनमें जो छुपी यादें हैं और कहानियों को एक मुनफरिद फ़न के ज़रिए ज़िंदा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हमज़ा बिन फैसल, जिन्होंने ट्रेडिशनल मिनिएचर पेंटिंग में तरबियत हासिल की है, लेकिन हमेशा जदीद जो कह लें मटीरियल हो, मुजस्मा साजी हो, प्रिंट मेकिंग हो और जगह के लिहाज से काम करने की तरफ माइल भी रहे हैं। इनका मकसद भी यही है कि वो ऐसी विजुअल लैंग्वेजेस को तख्लीक करें जो कि खामोशी और मौजूदगी दोनों को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करी हैं और ये दिखाएं कि स्पेसेस में इंसानी कहानियाँ और यादें वो कैसे छुपी हुई होती हैं। हमज़ा के इस फ़न के आज के हवाले से हम उनसे बात करेंगे, उनको हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑनेस्टली इट्स एन ऑनर और मुझे बहुत खुशी है। और इंटरेस्टिंगली दिस इज नॉट particularly my first time being on a TV show, because as a child I did 2 TV shows. Oh, wow. और लेकिन ये कि obviously उस वक्त इतना conscious नहीं था और बिल्कुल एक बच्चा You'll be था। fine, trust so me. yeah, this is like ग्रेट। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम आपको डराएंगे भी। डराने का मकसद ये है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम अपने लाइफस्टाइल की जब बात करते हैं, अब मॉडर्न ज़िंदगी में तेज़ी से जा रहे हैं, वहीं पर हमारी जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो भी बहुत खामोशी से बढ़ रहे हैं। इन्हीं में से एक अहम मगर अक्सर नज़रअंदाज की जाने वाली जो कैफियत है जिसे हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। ये डायबिटीज़ से पहले का मरहला इसको फेस कहा जा सकता है। ये बज़ाहिर ये इतना ज़्यादा अलार्मिंग नहीं होता, लेकिन ये लेटर ऑन जाकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है आपके लिए। ये एक ऐसा मौका होता है कि जब आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर कर लें, एहतियात कर लें और मस्बत चेंजेस लाकर डायबिटीज़ टाइप 2 जैसे जो संगीन मर्ज़ है उससे बच सकते हैं। प्री डायबिटीज़ क्या है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है और आप क्या क्या मॉडिफिकेशंस अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे ताकि आपको भी पता लगे। डॉक्टर दानियाल जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you so very much for having me on this show. थैंक यू। And as you stated that diabetes is very alarming nowadays. और diabetes से बचने के लिए जो हमारे पास pre diabetes का क्वेश्चन होता है, it's just like in a waiting room we are sitting. So if we like tackle this situation in our waiting room, so हमें उस कंडीशन से बचने का एक पूरा मौका मिलता है। बिल्कुल। तो अगर मैं इसको यूं लूं कि हमें एक जिस तरह हमारे कल्चर में सिखाया जाता था कि बीइंग अ स्वीट इज अ वेरी गुड थिंग इन दिस सोसाइटी, बट हमने उस स्वीट को ले लिया इन लिटरल मीनिंग में। यस, लिटरल मीनिंग में। आई एम श्योर। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे बहुत सारे लोग उस स्वीटनेस की तरफ ज़्यादा माइल होते चले जाते हैं और इस कंडीशन से सफ़र करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा हमारे देखने वालों के लिए प्री डायबिटीज़, आप ये जैसे आपने कहा कि एक वेटिंग रूम में बैठे हैं कि आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, बट कंडीशन क्या है और इसके सिम्टम्स ऐसे क्या होते हैं कि एक शख्स को आइडेंटिफाई करने में आसानी रहे कि अच्छा खुदा न खासा मैं प्री डायबिटिक हूँ या हो सकता हूँ, या क्या मामला है? बिल्कुल, प्री डायबिटीज़ बेसिकली ये सिचुएशन है कि जब आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस होना स्टार्ट हो जाती है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस से मुराद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज जब डेवलप हो रहा होता है, ग्लूकोज आपके पास है और उसको इंसुलिन काउंटर अटैक करने के लिए बॉडी में प्रोड्यूस होती है। ठीक है। टाइप 2 डायबिटीज़ में होता ये है कि प्रोड्यूसिंग ऑफ इंसुलिन होती है बॉडी में, बट उसका असर कम होता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्री डायबिटीज़ वो सिचुएशन होती है जिस टाइम पे आपकी जो सम चेंजेस जो आपको बॉडी में फील होते हैं, जिस तरह आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, थर्स्ट लेवल आपका बॉडी में बढ़ जाता है, बार बार आपको प्यास लगती है, आपका वेट इंक्रीज होते चले जाता है। तो ये इस सिम्टम्स के साथ आपको ये होता है कि आप उसको अगर चेक करते हैं आपकी बॉडी में जो फास्टिंग लेवल है, जो हमारा रिकमेंडेड एक स्लैब है वो 100 है। ठीक है। तो फास्टिंग अगर आपका उससे अबव आता है तो उसके बाद आप ये देखते हैं कि आपको प्री डायबिटीज़ की तरफ सिचुएशन आपकी बढ़ती चली जा रही है। अब ओवरऑल जो प्री डायबिटीज़ की सिचुएशन है उसमें अगर आप यूँ इसको सिंपल रखें फॉर एन ऑडियंस अवेयरनेस कि आपकी जो बॉडी में इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है, आपको इंसुलिन का फ़ायदा उस तरह से नहीं होता जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल को हो रहा होता है। बट द गुड पार्ट इज ये रिवर्सिबल होता है। ओके। यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर लाइक इफ यू आर अवेयर कि आपको प्री डायबिटीज है तो आप इसको कंट्रोल करके वापस ला सकते हैं, डिस्पाइट इट्स बीइंग टू लेट कि आप डायबिटिक हो जाएं प्रॉपर्ली। ठीक है। और मैं इसको यूं लेता हूं कि अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें 5 पैरामीटर्स के अंदर ओवरऑल कि प्री डायबिटीज को आप कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं ऑन अ वेरी अर्ली स्टेज। नंबर 1 उसमें आपकी इंक्रीज द फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी में आपकी एरोबिक एक्सरसाइज जिसमें आपका हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका है
आपने कट ऑफ करना है सारे ही आपके सोडा वाटर्स और ये सारे पेट्रोकेमिकल्स जितने भी आपके फूड और इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे ठीक हैं। है। उसकी वजह से क्या होता है, जो आप ये सोडाज और ये सारी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, वो आपके जो गट माइक्रोसोम्स हैं उसको अफेक्ट करता है। बिल्कुल ठीक है। गट माइक्रोसोम आपका बॉडी में वो पार्ट प्ले करता है जो कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस में आपको इफेक्टिव रोल एक प्ले करता है। लेट्स सपोज अगर आप ये चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं तो आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, बिल्कुल ठीक जो कि हमें नहीं बढ़ानी, हमें उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, क्योंकि जितनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी बॉडी में बढ़ेगी उतना उसका रोल बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। नंबर 3 पे आपका क्या पार्ट है कि आपकी जो पोर्शन डाइट है उस पे आपका फोकस बढ़ना चाहिए, जिसमें आपके फ्रूट, वेजिटेबल, नट्स सब कुछ, क्योंकि डायबिटीज और प्री डायबिटीज में एक मेजर एक सिम्टम ये भी है कि जो आपकी बॉडी का विसरल फैट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके। विसरल फैट मींस जो आपके बेली बटन के नीचे एक थोड़ा सा एक लेयर क्रिएट हो जाती है आम इंडिविजुअल्स में, इट्स लाइक कॉल्ड एज एन विसरल फैट। ओके। तो वहां पे जो फैट जाके स्टोर होता है उसको हमने ब्रेक डाउन करना होता है। ठीक है। एंड नंबर 4 पार्ट विल बी इंक्रीज इंटरमिटेंट फास्टिंग। फास्टिंग फेज बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ एक रूटीन है खाने की, एक एबनॉर्मल डाइट प्लान और सारी चीजें की, तो उसको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। sure. अच्छा, मैं इस पे आऊँगी। ये जो आपने एबनॉर्मल का वर्ड यूज़ किया है डॉक्टर दानियल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, बट आई रियली वांट कि हम जरा इनसे भी बात करें। हमजा साहब, आप मुझे थोड़ा सा बताएं अपने इस मिनिएचर आर्ट के हवाले से। कुछ मेरे पास चीज़ें हैं, बट ये जो आपका आर्टिस्टिक जर्नी है, हाउ वाज इट, कैसे स्टार्ट हुआ और अब तक कैसा जा रहा है? मतलब आई थिंक इससे पहले हमें जनरली पीछे जाना पड़ेगा कि मिनिएचर से पहले किस तरह मेरा तारुफ कैसे हुआ मिनिएचर से। तो आई थिंक कि समहाउ नेचुरली आई वाज इंक्लाइंड टुवर्ड्स मिनिएचर पेंटिंग बचपन से, क्योंकि बचपन से मुझे एक तो कलेक्ट करने का, छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करने का, मुख्तलिफ चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक था। और मैं इवन आई प्लेड विद सर्किट्स और एगशेल्स और क्रिएटिविटी, पेपर के साथ, पेपर मोल्डिंग्स के साथ कुछ ना कुछ बनाता था। और वो अक्सर मेरे पास, अगर मैं पीछे देखता हूँ तो वो बहुत छोटा आया था। मिनिएचर जो है यूजुअली बाय द वर्ड इट्स मिनिस्क्यूल, स्मॉल स्केल पे होता है यूजुअली। तो इट वाज वेरी स्मॉल एंड डेलिकेट, और मैं मेरे काम में उस तरह से ज़रा नफासत नज़र आती थी, और somehow I was inclined towards it. तो I think I was in my intermediate government college university में after doing my school. तो वहाँ पे हमारे एक टीचर थे in fine arts department, सर ताहिर अली सादिक. He was from NCA. तो he was a miniaturist. उन्होंने मेजर NCA से miniature में किया था, और उन्होंने देखा मेरे काम में, मेरी ड्राइंग में, कि लाइन क्वालिटी इसकी अच्छी है, और ये क्योंकि मिनिएचर बड़ा नफासत का काम है और बहुत डेलिकेट है, बहुत बारीकी, तो वो उस वजह से उन्होंने वो रियलाइज़ किया होगा। उन्होंने कहा हमसे तुम मिनिएचर करो, और मुझे तब तक मिनिएचर का नहीं पता था कि इट्स अ सब्जेक्ट NC में पढ़ाया जाता है। इमरान कुरैशी कौन है, आयशा खालिद कौन है, शाजिद सिकंदर कौन है, सो दीज आर लाइक माई वेरी सीनियर आर्टिस्ट, और NCA से सब बड़े हुए हैं और मिनिएचर में बहुत नाम कमा रहे हैं बाहर और दुनिया में। तो वहाँ से आई वॉज इंट्रोड्यूस टू मिनिएचर, एंड देन व्हेन आई गॉट इनटू NCA GC के बाद मैंने बस आई थिंक मैंने दाखिला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट ऑन ओपन मेरिट, आई गॉट एडमिशन। तो आई गॉट इनटू NCA, और मैंने अपने कुछ टीचर्स को भी नाराज़ किया था, बिकॉज कुछ टीचर्स मुझे चाहते थे कि मैं पेंटिंग के डिपार्टमेंट में जाऊँ, कुछ चाहते थे मैं प्रिंट मेकिंग में जाऊँ, बट आई ऑप्टेड फॉर मिनिएचर, बिकॉज समहाउ आई रियलाइज कि यार मुझे ये टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग लगी, मुझे स्किल इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा कि यार ये ऑयल पेंटिंग मैं कर लूँगा, बिकॉज वो आई वॉज फेमिलियर विद द मीडियम, ये इंटरेस्टिंग लगता है इसमें। बट इंटरेस्टिंगली व्हेन आई गॉट इनटू मिनिएचर पेंटिंग, और अपने टीचर्स के साथ मैं भी वो पढ़ रहा था, सीख रहा था, मेरे एक उस्ताद ने, मुझे याद है, मुझे कहा था कि हम तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पेंटिंग कर लो, बिकॉज मिनिएचर में ना यू हैव टू सिट फॉर आवर्स, यू हैव टू बी वेरी डिवोटेडली वर्किंग ऑन इट, और आपको बड़ा सब्र का काम है। इट्स वेरी पेन्स टेकिंग प्रोसेस, इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो और बिकॉज हर चीज़ जो है ना बहुत लेयर्स में है और बहुत वक्त लगाता है। मिनिएचर इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो मेरे एक टीचर से उन्होंने मुझे कहा कि तुम पेंटिंग में चले जाओ। दैट वाज अ टाइम जो कि मुझे खुद भी नहीं पता था। आई टुक इट एज अ चैलेंज अपॉन मी, और मैंने कहा कि यार नहीं, मैं ये करके देखता हूँ, और इस तरह से मैंने आगे फिर मिनिएचर किया। लवली। और ये कुछ आप अपनी पेंटिंग्स लेकर आए हैं, आर्ट पीसेस। आई रियली वांट कि आप इसको प्लीज़ कैमरा फुल स्क्रीन पे दिखाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत बारीकी का काम है, एज हमजा बस से कि ये बहुत
पेशेंस और बारीकी का काम है, हमसे थोड़ा सा हमें बताएं दोनों के हवाले से। ज़रूर। सो बेसिकली ये मेरी जब मिनिएचर पेंटिंग का जब होता है एनसीए में, ये है कि आप अपने फर्स्ट ईयर प्रोग्राम जो होता है उसमें आप जनरली सब डिपार्टमेंट का सब कुछ पढ़ते हैं। तो सेकेंड ईयर से आपकी एक्चुअल जिस डिपार्टमेंट में आप जाते हैं आपकी वहाँ पे ब्लॉक स्टार्ट होते हैं। सो इन एनसीए हमारा पेंटिंग का ब्लॉक होता है, मिनिएचर का ब्लॉक होता है, प्रिंट मेकिंग का ब्लॉक होता है और स्कल्पचर का होता है। सो थर्ड ईयर से आपकी ऑफिशियली आपका प्रॉपर उस पर स्टार्ट होता है जो आपने जिसमें मेजर करना है। तो आई मेजर इन मिनिएचर पेंटिंग, तो इसमें ये दीज पेंटिंग्स आर फ्रॉम माय थर्ड ईयर एंड दीज आर प्रैक्टिस पेंटिंग्स। ये प्रोसेस वर्क्स हैं एंड दीज आर स्टिल अनफिनिश्ड बिकॉज अगर आप मेरा अभी का काम देखें जिसमें मैं एज अ विजुअल आर्टिस्ट प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑन द थीम ऑफ सब्जेक्ट ऑफ होम्स एंड बिलोंगिंग, और वो जो आपने सारा तारुफ दी है। तो ये मुग़ल मिनिएचर और पर्शियन मिनिएचर को सीखने के लिए ये वो प्रैक्टिसेस हैं। और इसमें आपने पूछा कि ये इसके बारे में अगर मैं मज़ीद बताते चलूँ तो इट्स ऑल ट्रेडिशनल, ये पुराना मीडियम है। और ये मुग़ल मिनिएचर भी जो है दिस इज मुग़ल मिनिएचर स्कूल जो ये स्पेसिफिक पेंटिंग है। और जो इसके साथ वाली आप देख रही हैं द अदर वन, दैट इज पर्शियन मिनिएचर स्कूल। तो इसमें आपको दोनों में डिफरेंस नजर आएगा, इमेजरी का, कलर्स का। तो और उसकी रेंडरिंग का। तो मुग़ल और पर्शियन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मुग़ल बेसिकली हाइब्रिड था और मुग़ल सबसे लास्ट स्कूल बना। वो पर्शिया और इंडिया से कोट पेंटर्स को बुलाया गया जब मुग़ल्स आए थे। और जैसा राजस्थानी आर्ट है, पहाड़ा मिनिएचर आर्ट है, दैट इज़ फ्रॉम इंडिया। और ईरान से पर्शियन कोट पेंटर्स, वहाँ से उनको बुलाया मुग़ल्स ने, उन्होंने कोट पेंटर्स ने मिला के एक जो हाइब्रिड क्रिएट किया, दैट वाज मुग़ल मिनिएचर। और इसमें कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसमें आप टपाई कहते हैं, परदाख्त कहते हैं, और लेयर्स में काम होता है, कलम से काम होता है। वसली जो ये पेपर देख रहे हैं, खास पेपर है, इसको काफ़ी लेयर्स में ट्रेडिशनली तरीके से जोड़ा जाता है, वसल। बिल्कुल ठीक। चलिए आई टॉक अबाउट इट एज वेल। हम थोड़ा सा आपके और भी अभी एज अ विजुअल आर्टिस्ट भी आपके जर्नी पे बात करेंगे, चूँकि डॉक्टर दानियाल भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर दानियाल, आपने भी अनहेल्दी डाइट की बात की, अब नॉर्मल का लफ्ज़ यूज़ किया, बट हमारे यहाँ हम अगर कोई चीज़ है भी तो हम समझते हैं कि मेडिकेशन से सब ठीक हो जाएगा, हमने अपने पैटर्न्स को वैसे ही रखना है। लाइफस्टाइल विद टाइम मॉडिफिकेशन करना, आपकी ईटरी पैटर्न्स को, हैबिट्स को कैसे आपने मॉडिफाई करने हैं, कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप प्री डायबिटिक भी हैं और अगर आप डायबिटिक भी हैं, खुदा ना खास्ता। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट थ्रू द अर्ली स्टेजेस ही आप उसको मैनेज करके चलते हैं तो आप आगे आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाते हैं। अब हमारे यहाँ और बाहर की दुनिया में जो मैंने डिफरेंस देखा है, क्योंकि मेरा अभी बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके साथ मैं बाहर एसोसिएटेड हूँ, तो हम लोग फोकस करते हैं ऑन दी कॉम्प्लिकेशंस, कि जब एक चीज़ हो जाती है उसके होने के बाद उस कॉम्प्लिकेशन को हमने कैसे ठीक करना है। जबकि बाहर क्या होता है कि जब एक चीज़ होने वाली होती है उससे पहले उसको कैसे प्रिवेंट करना है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब अगर प्री डायबिटीज़ के हमें सिम्टम फील हो रहे हैं और उस सिम्टम्स को हम इग्नोर कर रहे हैं और उसको हम टेक केयर नहीं कर रहे, लाइक इन एनी सेंस, हम उसकी फिजिकल एक्टिविटी को इंडोर्स नहीं कर रहे, हमारी प्रॉपर नींद पूरी नहीं हो रही जो कि रिकमेंडेड मोर देन 8 आवर्स है अप्रॉक्स। दूसरे नंबर पे हमारी जो ये डाइट के अंदर जो पोर्शन मील का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है उसको हम नहीं फोर्सी कर रहे, जिसमें एक खास आजकल तो डायबिटीज़ की पोर्शन प्लेट्स अवेलेबल है मार्केट में। आई नो कि उसको फोकस उस तरह से नहीं किया जाता, बट कि उसको करना चाहिए यहाँ पे। अब उसमें क्या होता है कि आपके जो नट्स का पोर्शन है, आपके वेजिटेबल हैं, आपके स्टार्चेस हैं, और तीसरे नंबर पे जो हमारी कैलोरीज काउंट है उसको भी हम फोकस में नहीं लाते यहाँ पे। तो ये चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा देखते हैं और इनके ऊपर हम थोड़ी सी अवेयरनेस लेवल बढ़ाते हैं कि इसको देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आई गेस बहुत सारे लोग प्री डायबिटीज की स्टेज से वापस जा सकते हैं डिस्पाइट गोइंग इनटू द नेक्स्ट स्टेज। तो ये तो सारी चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेशंस से जाने से पहले की करने वाली हैं, ना कि इट्स टू लेट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इन द एंड हमें अपने एज अ विजुअल आर्टिस्ट क्या आपका कंट्रीब्यूशन है, क्विकली बताएं। क्या कंट्रीब्यूशन है? आई थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट सिंस आई एम एन इमर्जिंग आर्टिस्ट। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम NCA इन 2022। कंट्रीब्यूशन मेरा ये है सो फार कि आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वेल रिकग्नाइज्ड इन पाकिस्तान एंड आई हैव शोकेस्ड वर्क्स एवरीवेयर ऑलमोस्ट, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इन वेल रिकग्नाइज्ड गैलरीज, और इंटरनेशनली भी अब मेरा काम जा रहा है। ज़बरदस्त। सो इन 2024 मेरा काम जो है तेहरान में एग्जिबिट हुआ, मेरा काम ओमान में मस्कत आर्ट फेयर में एग्जिबिट हुआ,
एंड देन आई हैव 2 अपकमिंग शोज एक्चुअली इन वन इज इन इंडिया जो कि 25 अप्रैल को इट्स सेट टू ओपन, और एक लंदन में है शो दैट इज गोइंग टू ओपन नेक्स्ट मंथ इन 20th मई। और मेरी एक रिसेंटली माय आर्ट वर्क वाज फीचर्ड एज अ बुक कवर US मिशिगन में बाय विलियम जे ग्लोवर, इज़ अ बिग ऑथर, और उनकी बुक कवर जो है फ्रंट उसमें मेरा आर्टवर्क लगा है, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पे दैट वाज रिलीज्ड। सो दीज आर लाइक स्लोली कुछ चीज़ें हैं। फिर इसके अलावा आई हैपन टू वर्क विद ऑन अ प्रोजेक्ट विद शर्मीन ओबैद चनॉय, फिल्म मेकर, पाकिस्तान का काफ़ी मतलब वो नाम बना रही हैं, और उन्होंने आई वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट नीला आसमान रेजिडेंसी आर्टिस्ट प्रोजेक्ट, और उसमें मैं शिगर गिलगित बल्तिस्तान गया। वहाँ पे मैंने उनके प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा था कि जिसमें कुछ बच्चों को स्कूल लेवल पे आपने वर्कशॉप्स देनी थी। सो देयर वाज अनदर आर्टिस्ट विद मी, ही वाज अ फिल्म मेकर, और हम दोनों ने जाके वहाँ पे कुछ वर्कशॉप्स दी बच्चों को, और बाकी हमने अपना काम प्रोड्यूस करना था एज पार्ट ऑफ द रेजिडेंसी। सो दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग experience, I would say. This happened last year. Lovely, चलें, congratulations, और आप इसी तरह से रिप्रेजेंट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दानियाल, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। टाइम कम था लेकिन हमने आपको डरा भी दिया है और आपको एक अच्छे आर्टिस्ट से मिलवा भी दिया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, हमने सोचा जाते जाते आपको एक अच्छी वीडियो के ऊपर क्लोजिंग करें। हमारे जो पाकिस्तानी बॉक्सर हैं समीर खान, उनकी एक इवेंट के दौरान जो एक वीडियो है वो बड़ी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने भारतीय झंडा ज़मीन से उठाकर जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है उसकी एक नई मिसाल कायम की है। पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान की एक इवेंट के दौरान जो वीडियो नज़र आई और जो आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पे भी देख सकते हैं, इंडियन फ्लैग ज़मीन पे था जिसको उन्होंने उठाया, और ये इवेंट चंद माह पहले हुआ था जिसमें समीर खान ने ये ज़मीन से उठाकर मेज़ पर रख दिया था और पाकिस्तानी एथलीट की स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया, दुनिया को दिखाया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं और स्पोर्ट्स दुश्मनी एक तरफ, लेकिन किसी मुल्क के झंडे को एहतराम के साथ उठाना ये भी साबित करता है कि पाकिस्तानी एथलीट खेल को सिर्फ खेल समझते हैं, जो कि हमें भारत की तरफ से या अपने हमसाया मुल्क की तरफ से ऐसा स्पिरिट देखने को नहीं मिलता। और समीर खान का जो क्या कह लें जेस्चर था, इसको पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा सराहा भी गया। यूजुअली हमने देखा है कि चाहे क्रिकेट है या दीगर स्पोर्ट्स हैं, इंडियन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो गायब हो गया है बिल्कुल। मतलब हाथ ना मिलाने से लेकर ट्रॉफ़ी ना लेने तक ये जो हमने क्रिकेट के अंदर देखा, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स हैं, एथलीट्स हैं, वो खेल को खेल समझते हैं और ये एक बड़ी अच्छा जेस्चर है। इससे पहले भी आई रिमेंबर कि शाहिद आफरीदी की एक वीडियो आई थी जिसमें उन्होंने ऑडियंस के अंदर एक उनके साथ कुछ सेल्फी खिंचवाना चाहता था, जिसमें उन्होंने इंडियन फ्लैग पकड़ा था। जब उन्होंने इंडियन फ्लैग बंद किया तो साथ ही शाहिद आफरीदी ने उनको कहा था कि आप ये फ़्लैग खोलें, और उस फ्लैग के साथ उन्होंने अपने जो फ़ैन है उसको वो पिक्चर दी थी। सो दैट्स समथिंग जो हमें एज अ कंट्री वी आर रियली प्राउड कि हम सिर्फ खेल को खेल ही रखते हैं, इसमें सियासत या किसी तरह की कंट्रोवर्सी लेकर नहीं आते। सो ये एक अच्छी वीडियो थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। जी, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।